So, this is our 10th class, and we have covered almost 14 hours, I believe. And started with the first class with basic electromagnetic theory. Then we discussed introduction on antennas and radiating systems. Then we discussed the elemental dipoles, namely the electric and magnetic dipoles. इनमें हमने ये मेथड फॉलो किया था। सोर्स पहले डिफाइन किया था, रो जे क्यू चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, चार्ज और करंट। फिर उससे हमने निकाला था ऑक्सिलरी पोटेंशियल्स, नेमली स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स निकाले थे। फिर उससे हमने नियर फील्ड और फार फील्ड के इंफॉर्मेशन देखा। फिर एक बारी ये ड्राइव होने के बाद हमने एंटेना पैटर्न्स और एंटेना पैरामीटर्स देखा, जो कि फार फील्ड क्वांटिटीज़ हैं। इनमें हमने मीन लोब, साइड लोब, बीम विड्थ, डायरेक्टिविटी, गेन, ये सारे पैरामीटर्स देखे। फिर एक बारी ये सारा डेरिवेशन हो गया तो हम लोग हर्ट्ज़ियन डाइपोल से फाइनाइट लेंथ डाइपोल्स पे मूव किए, जिसमें लीनियर एंटेनास डिस्कस किया। लीनियर एंटेनास में हमने क्या किया, हमने हर्ट्ज़ियन डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड था, फार फील्ड में डी या फिर डी एच से इंटीग्रेट किया और हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिल गए फाइनाइट लेंथ एंटेनास के लिए। उसमें हमने स्पेशल केस हाफ वेव डाइपोल देखा और उसके बाद एंटेना का इफेक्टिव लेंथ देखा। इसी बीच में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा। और फिर हम लोग पिछले दो क्लासेस में एंटेना एरेस डिस्कस किए। तो एंटेना एरेस में क्या किया हमने हमने पहले इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंटेना, इस कोई भी आइसोट्रोपिक एंटेना हो या कोई भी एंटेना हो, उनका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन ले लिया। और फिर हमने क्या किया कि अगर दो, पहले केस में क्या था, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, विच वाज इक्वल टू E1 प्लस E2, अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालने के बाद हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट फंक्शन, और जो टोटल पैटर्न फंक्शन आया वो एलिमेंट का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एरे फैक्टर था। अब इसी में जब हमने ई और एच डिफाइन किया था, तो जब हम लोग एंटेना पैरामीटर्स और एंटेना पैटर्न देख रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास अगेन पैटर्न फंक्शन डिराइव होके आया था और पैटर्न फंक्शन से हमने सारा कैलकुलेशन किया था। बट इस केस में जब एंटेना एरेज मिला हमारे पास, तो पैटर्न फंक्शन अभी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एरे फैक्टर होगा, और एरे फैक्टर ही हमारा एंटेना एरेज का इफेक्ट डिफाइन करता है। और इस जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो हमें इफेक्ट मिला है, इसे हमें प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे।
फिर एक बारी हमने प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन देख लिया। उसके बाद हम लोग मूव किए जनरल यूनिफॉर्म लीनियर एरेज पे। यहाँ पे 2 एलिमेंट थे। अब हमने इस डिस्कशन को n एलिमेंट के लिए किया। और n एलिमेंट के केस में हमने जीपी का सम देखा, हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, उसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा के हमने अगेन एरे फैक्टर को डिटरमाइन किया। फिर एरे फैक्टर मिलने के बाद हम लोग वापस से जो पैटर्न्स और पैरामीटर्स थे वो देख रहे थे। तो अभी तक हमने ये सारा डिस्कशन किया है। आपने नोट करोगे तो जो भी शुरुआत से डिस्कस होता आया हुआ है वो अगले डिस्कशन में यूज होता है। एकदम सोर्स का डेफिनेशन और ऑक्सिलरी पोटेंशियल जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन से स्टार्ट होता है, वहां से सारा डिस्कशन यूज होता आया है। अब इस क्लास में हम लोग रिसीविंग एंटेनास का डिस्कशन करेंगे। अ, अभी तक जो सारा डिस्कशन था इस केस में हम लोग मान रहे थे कि हमारा एंटेना ट्रांसमीटर है। ये सारा जो डिस्कशन हुआ है इसमें हम लोग मान रहे थे कि हमारा एंटेना ट्रांसमीटर है। हम लोग पावर सेंड कर रहे थे, पावर सेंड हो रहा था। अब इस लेक्चर में जो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल 6 रिसीविंग एंटेनास पे, इसमें हमारा एंटेना रिसीव करेगा। हम लोग पावर रिसीव करेंगे तो हमारे पास एक ZL लोड इम्पिडेंस होगा इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक करंट सोर्स था, करंट का सोर्स था। इस बार हमारे पास एक लोड इम्पिडेंस होगा जिस पे पावर रिसीव कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट एक बार ये ट्रांसमिट रिसीवर डिस्कस हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रांसमिट रिसीव सिस्टम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो उसके बाद ये फ्रिस इक्वेशन रेडार इक्वेशन के बाद हमारा डिस्कशन मोस्टली एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बिट बचेगा वो इज रिलेटेड टू एंटेनास का यूज और टाइप्स और मोर रियलिस्टिक केसेस में। बट थ्योरी मोस्टली यहाँ पर एंड हो जाएगा फ्रिस इक्वेशन के बाद। हम लोग आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर किसी को कोई डाउट रहा है पिछले कुछ क्लासेस में से, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज के भी क्लास में हम लोग एक्चुअली काफ़ी सारा टेक्स्ट देख रहे होंगे। थोड़ा बहुत इक्वेशन या डेरिवेशन होगा और चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। आज हम लोग थोड़ा सा थेवेनिन नॉर्टन केविल केसीएल वाला चीज़ दिख रहा होगा, बट फेयरली सिंपल होगा। आपको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना ठीक से याद है तो बस वही करना है, उसी से आ जाएगा सारा रिजल्ट। आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में अभी हमने 11.5 तक कंप्लीट कर लिया है। 11.6 कर रहे हैं हम लोग अभी। आप टेक्स्ट बुक रीड करो, ये रिकमेंड करेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे, ये जो मैंने शेयर किया है, ये टेक्स्ट बुक को अगर आप रीड करोगे तो पूरा क्लास इजीली फॉलो करने में बनेगा। और बीच बीच में कुछ कुछ असाइनमेंट्स टाइप का शेयर किया था। ट्राई करना कि जो भी क्लास में हम लोग डेरिवेशन थोड़ा बहुत स्टेप स्किप करते हैं या फिर ऐसा एग्जाम्पल्स आता है, उनको ट्राई करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज के क्लास में हम लोग ये रिसीविंग एंटेनास कर रहे हैं। उसमें 3 मॉड्यूल हैं, 3 पार्ट हैं। इंटरनल इम्पीडेंस एंड डायरेक्शनल पैटर्न। फिर नेक्स्ट क्लास में इफेक्टिव एरिया और बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन करेंगे। इंटरनल इम्पीडेंस इज बेसिकली हम लोग आज क्या करेंगे ना, एंटेना जो भी डिवाइस है उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एंटेना का इंटरनल इम्पीडेंस कितना है। और अगर रिसीविंग एंटेना, ट्रांसमिटिंग में तो हमने पैटर्न वगैरह बना लिया था, पावर सेंड करके कितना रिसीव हो रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर रेसिप्रोकल सिस्टम जैसे अभी एग्जिस्ट करता है तो जो रिसीविंग एंटेना का पैटर्न है वो ट्रांसमिटिंग एंटेना के जैसा सेम ही होता है। बस ये ऑब्जर्वेशन देखना है। तो आज का क्लास में जो भी डेरिवेशन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक इतना पूछा जाता है, एक्सेप्ट कि जो
एंटेना का इक्विवेलेंट सर्किट वाला पार्ट केवल इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अदरवाइज आप कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसीविंग एंटेना है उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा, तो आप बस सीधे लिख सकते हो कि रेसिप्रोसिटी के थ्योरम के तहत हमारा जो पैटर्न है वो ट्रांसमिटिंग एंटेना के केस के बराबर होगा, और फिर सारा जो भी पिछला डिस्कशन है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो इन द डिस्कशन ऑफ एंटेनास एंड एंटेना एरेज अभी तक जो हमने किया है, we assume that we were in the transmitting mode. In the transmitting mode, a voltage source is applied to the input terminals of the antenna. So this is very important कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एंटेना ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। तो अगर आपका जो भी एंटेना स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसा हॉर्न एंटेना है, इफ दैट इज कनेक्टेड टू सम सोर्स, तो दिस इज ट्रांसमिटिंग। और आपका अगर एंटेना है और वो दैट इज कनेक्टेड टू सम लोड, तो ये रिसीविंग एंटेना है। तो इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल देख करके फिर हम लोग जो भी सिग्नल है वो रिसीव करते हैं। तो ट्रांसमिटिंग एंटेना के केस में क्या होता था कि वी वर सीइंग दैट हमारे पास करंट्स और चार्जेस एंटेना के स्ट्रक्चर पे होते थे, और उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते थे। बट रिसीविंग एंटेना में तो क्या होगा, वेव्स इंसिडेंट होंगे, और इंसिडेंट वेव्स के वजह से जो भी करंट एंटेना में बन रहा होगा, वो लोड पे कितना फ्लो करता है वो निकालने से हमारा रिसीविंग एंटेना का परफॉर्मेंस निकलेगा। टाइम वेरिंग currents and charges, they radiate electromagnetic waves which carry energy or information. तो ट्रांसमिटिंग एंटेना का केस कैसा था? हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना में एक सोर्स होगा, सोर्स के वजह से करंट या जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे एंटेना पे, और उससे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। A transmitting antenna can then be regarded as a device that transforms energy from source to energy associated with the electromagnetic wave। तो सोर्स पे जो भी आपका एनर्जी का इंफॉर्मेशन है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसमिटिंग एंटेना यूज होता है। सो इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम सोर्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये ट्रांसमिटिंग एंटेना का डेफिनेशन हो गया। ठीक है। और रिसीविंग एंटेना ऑन द अदर हैंड extracts energy from an incident electromagnetic wave and delivers it to a load। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये रिसीविंग एंटेना का डेफिनेशन हो गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको याद रखने के लिए कि ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना डिफरेंट, ऑल्दो एंटेना सेम है, बट उनका फंक्शन आप कैसे यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे ये दो टाइप के हो जाएंगे, ट्रांसमिट एंटेना और रिसीव एंटेना। और रिसीविंग एंटेना ईएम वेव्स जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं एंटेना के ऊपर, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमें वोल्टेज करंट के टर्म्स में लोड पे दिखता है। ठीक है। In the receiving mode, the external electromagnetic field that causes currents and charges to flow uh, is the is incident on the entire antenna structure and not just the input terminals। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप मान लो आपके पास जो भी एंटेना है, मान लो ये एक पैच एंटेना, या चलिए हम लोग डाइपोल एंटेना हमने डिस्कस किया ना, तो डाइपोल एंटेना है। अब ये डाइपोल एंटेना का ये पूरा स्ट्रक्चर का ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये पहले अगर ये ये ट्रांसमिट कर रहा था, तो ये पूरा चीज पे करंट फ्लो होता था, और हम लोग वेव्स रेडिएट करते थे, ये पूरा चीज रेडिएट कर रहा है। अब सिमिलरली अगर हमारे पास एक डाइपोल है जो रिसीव कर रहा है, इस तरह से उसके बीच में एक लोड इम्पिडेंस रखा हुआ है, और तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगा, और इसके वजह से इसके ऊपर कुछ करंट्स फ्लो होंगे। ठीक है। अब इस पे जो भी करंट फ्लो होगा वो जा करके
इस ज़ेड लोड के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डेवलप करेगा। बट इसमें आप देखोगे ये जो ये तो डाइपोल का केस है, बट अगर आपका कोई अगर पैच एंटेना होता, इस पूरे पैच में वेव्स इंसिडेंट हो रहे होते, तो इस पूरे चीज़ में करंट फ्लो करता अलग-अलग डायरेक्शन में। तो क्या होगा ना, ये सारा का सारा करंट ज़रूरी नहीं है कि इस पैच के अक्रॉस पोटेंशियल डिलीवर करने में यूज़ हो। बहुत ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा जो इंसिडेंट है करंट, वो रैंडम डायरेक्शंस में फ्लो करे जो कि आपके लिए यूज़फुल ना हो, या फिर वो इस सरफेस पे इंसिडेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उससे इस पे चार्ज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो, उसमें से कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा और कुछ जो है वो वापस से री-रेडिएट हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो तो रेडिएट करने के लिए बना है। तो इंसिडेंट फील्ड आया, कुछ चीज़ लोड को डिलीवर हुआ और कुछ चीज़ वापस रेडिएट हो गया। तो हमें सारा का सारा जो इंसिडेंट वेव है ना, वो हमें पोटेंशियल नहीं देता है। तो ये एक चीज़ डिफरेंस आ जाता है रिसीविंग एंटेना में एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिटिंग, क्योंकि ट्रांसमिटिंग में आपने क्या किया, ट्रांसमिटिंग में आपने एनर्जी दिया और आपका एंटेना के डिज़ाइन के बेसिस पे वो सारा एनर्जी इज़ इंटेंडेड टू रेडिएट, ठीक है? तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर आप रेडिएशन के लिए यूज़ कर रहे हो, बट रिसीविंग एंटेना का पर्पज़ क्या था? रिसीव करना। लेकिन जितना भी वेव्स इंसिडेंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा रिसीव हो, और इंसिडेंट होने के बाद भी ना, वो रेडिएट भी करने लगता है। तो ये एक डिफरेंस है। रिसीविंग एंटीना रेडिएट भी करता है बेस्ड ऑन उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हुआ है। बट अब हमारे डिस्कशन में हम लोग ये मान लेंगे अभी के लिए कि जो रिसीव करके इसने ट्रांसमिट करना शुरू किया है, दिस इज़ नॉट वेरी मच, ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा अभी के केस में। और उसके बाद हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि अ, इसके इसका जो जनरेटर इम्पीडेंस वगैरह है, वो सब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ इतना में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि द इंड्यूस्ड currents and charges which depend on the direction of arrival of the incident electromagnetic wave will produce re-radiation or scattering of the electromagnetic energy, making the situation very complicated. तो रिसीविंग एंटेनास का अगर आप एकदम डिटेल और एग्जैक्ट मॉडल करने जाओ, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, री रेडिएशन का और स्कैटरिंग का। और उसमें वेव जो भी है, आपका स्ट्रक्चर है, मान लो पैच एंटेना, आप कभी देखोगे इसके एंड में, तो पैच एंटेना जैसा एक पैच होता है जिसपे हम लोग वेव्स इंसिडेंट होती हैं, वैसा वेव्स उस पे आता है। तो दिस इज सपोज टू हमें पोटेंशियल देने का, किसी टर्मिनल पे, अगर ये रिसीविंग का केस है। बट क्या होगा कि जो इंसिडेंट है वो थोड़ा सा स्कैटर भी करेगा, कुछ पार्ट रिसीव करेगा जो हमारे टर्मिनल पे जाएगा, और कुछ रिसीव करने के बाद री-रेडिएट भी करेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिसीव हुआ, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड री-रेडिएट हुआ और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्कैटर हो गया। तो अब बहुत सारे क्वांटिटीज़ आ जाते हैं, तो ये अब एग्ज़ैक्ट मॉडल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। So we may reasonably expect that the current and charge distribution on the antenna in the receiving mode are different from those in the transmitting mode. ट्रांसमिट मोड के केस में अगर आप देखोगे, जिसमें आप पैच के अक्रॉस सोर्स दे के कर सोर्स दे रहे थे, तो उसमें क्या है कि इसके अक्रॉस करंट्स फ्लो करेंगे, और वो करंट इस रिसीविंग ये जो रिसीविंग एंटेना था, उसके कंपैरिज़न में ट्रांसमिटिंग एंटेना का करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, व्हिच विल बी मच मोर सिंपलर और हमारे डिज़ायर्ड कंडीशंस के हिसाब से, और फिर वो रेडिएट करेगा।
बट रिसीविंग के केस में ये स्कैटरिंग हो रहा है, री-रेडिएशन हो रहा है, रिसीव हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली हमारा ये हमें नोन नहीं होता है। ट्रांसमीटर केस में आप फिर भी बेटर अप्रॉक्सिमेट कर सकते हो। लेकिन इसमें अभी रेसिप्रोसिटी का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारा मीडिया रेसिप्रोकल है, तो हम लोग कुछ चीज़ें सिम्प्लीफाई कर देते हैं। हम लोग मान लेते हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम नोन है, तो हम लोग जितना जो रिसीविंग एंटेना का जो सारा स्टडी है, हम लोग कह देते हैं कि ये ट्रांसमिट क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, सेम एंटेना है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो भी हमने डेरिवेशंस किए हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसमिट एंटेना वाली चीज़ें रिसीव एंटेना में भी होल्ड करेंगी। तो रेसिप्रोसिटी रिलेशन से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। The equivalent generator's impedance of an antenna in the receiving mode is equal to the input impedance of the antenna in the transmitting mode। तो अभी हम लोग एक सर्किट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हमारे पास जब एंटेना था ना जैसे डाइपोल डिस्कस किया था। तो डाइपोल के केस में हमारे पास ये सोर्स था, तो जिस पे हमने कोई करंट दे रहे थे। और इस करंट के लिए हमारे पास कुछ इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा था। तो इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन किया था हमने, इस पे जो वोल्टेज बाय करंट हमें मिल रहा है। तो जो इनपुट इम्पीडेंस था ट्रांसमिट एंटेना के लिए, रिसीव एंटेना के लिए अगर हमारे पास जो रिसीव एंटेना है, उसमें ये ज़ेड लोड के क्रॉस, तो इसमें जो भी वोल्टेज रिसीव हो रहा होगा वर्सेस जो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो वो हमारा तो इस केस में ये जनरेटर इनपुट इम्पीडेंस था, तो उसको आप ज़ेड-जी या आर-जी से भी डिनोट कर सकते हो। और इस केस में जो ये इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सॉरी, ये इधर इस केस में इसको ज़ेड-जी या आर-जी बोल सकते हो। ये जनरेटर इम्पीडेंस, तो क्योंकि इसमें हम कुछ जो भी वेव जनरेट हो रहे हैं, तो ज़ेड-जी या आर-जी जो है ज़ेड, इसका भी इनपुट इम्पीडेंस ही बोलेंगे इसको। ज़ेड-जी या आर-जी जो भी है, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। एंड ये जो ज़ेड-जी और आर-जी है और ये जो ज़ेड-आई है, ये इक्वल होता है। ज़ेड-जी आर-जी इज़ इक्वल्स टू ज़ेड-आई। और ये हम लोग अभी एस्टैब्लिश करेंगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। तो एसेंशियली ये क्या है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हिसाब से, ये रेसिप्रोसिटी रिलेशंस जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, इसके हिसाब से ये जो इनपुट इम्पीडेंसेस है ट्रांसमिट और रिसीव केसेस में ये सेम होते हैं। और ये इसलिए भी हम लोग डिटरमाइन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इनपुट इम्पीडेंस है इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डिजाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिजिकल डिजाइन जो होता है एंटेना का, उस पे डिपेंड करता है इनपुट इम्पीडेंस। और जो डायरेक्शनल पैटर्न है फॉर एंटेना फॉर रिसेप्शन इज आइडेंटिकल टू विद दैट ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। अब क्या है कि हम जब ट्रांसमिट एंटेना बनाया था, तो ट्रांसमिट एंटेना बनाया था तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे कितना पावर रिसीव हो रहा था, उसके बेसिस पे हमने उसका पैटर्न डिस्क्राइब कर लिया था। हमने रेडिएशन पैटर्न वगैरह पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अब रिसीव एंटेना है ना, तो अब रिसीव एंटेना है तो पावर रिसीव कर रहा है। बट उसका पैटर्न कैसा होगा तो वो हमें नोन नहीं है। और क्या है कि ये तो पावर रिसीव कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से आ रही है, ये रेडिएट नहीं कर रहा। बट इसका पैटर्न हम लोग ये रेसिप्रोसिटी रिलेशन से एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इसका भी पैटर्न अगर स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका रेडिएशन पैटर्न भी सिमिलर होगा। सेम एंटेना यूज़ करेंगे, ट्रांसमिट के लिए जो पैटर्न देगा, अगर उसी एंटेना को रिसीव करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका रेडिएशन पैटर्न सेम होगा। ठीक है? तो आप में से अगर कोई ये 2 पॉइंट्स अगर नोट डाउन कर रहा है, तो आप ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस चीज़ में।
तो अभी ये डिस्कस हो चुका है, हमने ये रेसिप्रोसिटी रिलेशंस के वजह से हमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो हमने देख लिया। और अभी हम लोग उसके अभी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे हम लोग, और अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा इक्वेशंस और फॉर्मूला वगैरह के टर्म्स में नोट डाउन करेंगे। तो ऐसा सिनेरियो है हमारे पास, अभी एंटेना ट्रांसमिट रिसीव एंटेना का सिस्टम है। तो इस केस में क्या है हमारे पास let us assume a transmitter with antenna A and which radiates electromagnetic energy which is absorbed by a distant receiver antenna B। अगर यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है तो दिस इज द एंटेना ए। ठीक है, ये एंटेना ए है और ये एंटेना बी है यहाँ पे हमारे पास। ये जो एंटेना बी है, ये ये इसका फर्स्ट लोकेशन है। अब इस फर्स्ट लोकेशन से एंटेना बी मूव कर रहा है इन अ वे कि जो मैक्सिमम रेडिएशन है, जो ट्रांसमिट एंटेना ए है और ये रिसीविंग एंटेना बी है, ये ऐसे मूव कर रहा है कि हमेशा ये बेस्ट पावर ट्रांसफर हो यहाँ से इसके साथ। तो सेकंड पोजीशन जब एंटेना बी सेकंड पोजीशन पे जब पहुंचा, यहाँ पे एंटेना बी पहुंचा जो कि हमारा रिसीविंग एंटेना है। अगेन वो ऐसे ओरिएंटेड है कि वो इस केस में भी बेस्ट पावर ट्रांसफर हो रहा है इन इस डिस्टेंस पे। और हम लोग ये डिस्टेंस जो है आर, ये हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। तो कांस्टेंट आर डिस्टेंस पे एंटेना बी मूव कर रहा है इन सच अ वे कि वो हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है एंटेना ए टू एंटेना बी। ठीक है, एंटेना ए हमारा ट्रांसमीटर है, एंटेना बी हमारा रिसीवर है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि एंटेना बी मूव्स अबाउट एंटेना ए एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस आर, कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं एंड इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन सच अ वे टू रिसीव मैक्सिमम पावर। तो हमेशा ये मैक्सिमम पावर रिसीव करने के हिसाब से ओरिएंटेड है। तो ऐसा है कि एंटेना ए और बी हमेशा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और तब एंटेना बी मूव कर रहा है उसके साथ में। तो एंटेना ए अगर जब बी इस तरफ था तो इस तरफ ट्रांसमिट कर रहा था, बी के तरफ ही। फिर जब बी एंटेना मूव किया तो अगेन उसका ट्रांसमिशन का डायरेक्शन बी के तरफ ही मूव कर गया और बी भी उसके तरफ ही फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा केस है। तो ये जो सिस्टम हुआ हमारे पास जिसमें एंटेना ए है, एंटेना बी है और इसके बीच में जो स्पेस है, जिसके बीच में कपलिंग हो रहा है कि कपलिंग क्या हुआ, कपलिंग बोलेंगे कि अगर कोई सोर्स है और कोई लोड है, इनके बीच में अगर कोई पावर ट्रांसफर होता है तो इसको कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर कपल हो रहा है इनके बीच में। अगर कोई कपलिंग नहीं है तो कोई पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस और ये जो कपलिंग हो रहा है इनके बीच में, ये तो कपल्ड एंटेनास है क्योंकि इनमें इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है। और इनके बीच में जो स्पेस है, इनको एक टू पोर्ट टी नेटवर्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर नेटवर्क थ्योरी याद होगा, मे बी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कवर होता होगा। तो उसमें हमने टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क देखा था। तो हम लोग यूजुअली सिस्टम्स को टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क में रिजॉल्व करते थे और फिर उसमें हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो अभी हम लोग टी नेटवर्क में इसको रिजॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब ये जो टी नेटवर्क है वो ऐसा फिगर 11-17 आप देखोगे तो ऐसा टी नेटवर्क बन गया है। और टी नेटवर्क का बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है कि Z11 Z12 और Z21 Z12 Z12 ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। और अभी इस केस में आप देखोगे तो हमारे पास जो ट्रांसमिट एंटेना था उसके लिए ये वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है, और जो रिसीविंग एंटेना था उसके लिए ये लोड लगाया है यहाँ पे। इनमें ये V1 वोल्टेज है, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है उल्टे डायरेक्शन में, और यहाँ पे ZL के अक्रॉस V2 वोल्टेज है। तो ये पाई नेटवर्क है, ये आपको थोड़ा-सा याद कर के रखना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट है, ये इम्पोर्टेंट सर्किट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांस कपल्ड ट्रांसमिट रिसीव एंटेना सिस्टम का। ठीक है? तो ये पाई नेटवर्क हमने
बनाया है इस पर्टिकुलर फिगर 1116 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1116 रिप्रेजेंटेशन है स्पेस में आपका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है एंटेना और ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना का। और जो 17 है जो नीचे वाला फिगर है वो उसका इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग हमारे पास जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिस्टम को सॉल्व करना मुश्किल है। इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करना आसान है क्योंकि इसमें केसीएल, केवीएल, बाकी जो भी इक्वेशंस हैं वो लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। इस केस में अगर आप सॉल्व कर रहे होते तो अभी इसमें आपको वो मैक्सवेल्स इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता, सीधे-सीधे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लेकर के। ये मुश्किल है। बट अगर आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिए, तो अब ये वोल्टेज करंट के फॉर्म में बन गया। आप इसमें केवीएल, केसीएल लगा सकते हो और केवीएल, केसीएल भी स्पेशल फॉर्म्स है मैक्सवेल्स इक्वेशन का। आप मैक्सवेल्स इक्वेशन को बहुत अ, स अ, लो फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए आप लेके जाओगे, तो केसीएल, केवीएल इक्वेशंस दे देते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से केवीएल, केसीएल आता है। बट ये सिंपलर फॉर्म है और आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपको अगर इसके बारे में आप चेक कर सकते हो, यहाँ से मैक्सवेल्स इक्वेशन से केवीएल, केसीएल जाने में आप अज़्यूम करते हो कि आपका फेज़ चेंज 0 है। फेज़ का इफ़ेक्ट हटा दोगे आप, तो केबल के सेल के इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही ये ट्रिविया, थोड़ा एडिशनल नॉलेज। ठीक है, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं कि 1116 में हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट है, एंटेना ट्रांसमिट रिसीव एंटेना कैसा अ, अरेंज किया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया हम लोग टी नेटवर्क यूज़ करते हुए। टू पोर्ट नेटवर्क बनाया हमने टी मॉडल के साथ। अब सर। इस यस, यस निशा। क्या आवाज़ क्लियर है? आप में से कोई या किसी को कोई डाउट था? स्लाइड्स भी दिख रही है ना? ओके, आई एम गेसिंग किसी को कोई डाउट था, तो वो आप अगर ऑडियो में दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन चैट में भी पूछ सकते हो, जो भी डाउट अगर है तो, जस्ट इन केस। ठीक है, आई एम गेसिंग थिंग्स आर ओके। तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, आपको अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके भी, और या फिर आप लिख सकते हो अगर आपको ऑडियो में कुछ इश्यू लग रहा है तो। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास आ चुका है। अब इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में थोड़ा-सा अ, चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे V1, I1 वोल्टेज और करंट है इन 2 पोर्ट टर्मिनल्स के लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में V2, I2 करंट्स हैं। और ये जो V1, I1 है दिस इज़ रिलेटेड टू एंटेना A, और V2, I2 है दिस इज़ रिलेटेड टू एंटेना B। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग एंटेना A जिसमें सोर्स है उसको डिफाइन कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में जो एंटेना बी है जो रिसीवर है उसको डिफाइन कर रहे हैं। और अगर एक बार ये टू पोर्ट नेटवर्क बन गया है तो इसमें हम लोग सिंपल केबल केसीएल ही लगेगा और उससे हम लोग ये इक्वेशंस लिख सकते हैं।
V1 is equals to Z11 I1 प्लस Z12 I2, ठीक है। और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये आप अगर ये किसी क्लास में बताया गया होगा ए बी सी डी मैट्रिक्स, जो इसको शायद हाइब्रिड पैरामीटर्स भी बोलते हैं। सिमिलरली जेड मैट्रिक्स, जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, और वाई मैट्रिक्स, जो एडमिटेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा अगर ये वाली चीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा ये इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो गेसिंग ये असाइनमेंट की तरह होगा कि आप एबीसीडी पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर आप ये एक बार रिवाइज करना। और ये जो सारे पैरामीटर्स है ये अगेन नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर्स में ही डिस्कस होता है। तो इम्पीडेंस मैट्रिक्स लिखने के हिसाब से ये लिख देंगे हम लोग। तो ये Z11 I1 हो गया, Z12 I2 हो गया, V1 इज इक्वल्स टू, और ये जो Z पैरामीटर्स हैं ये सारे, ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस कोएफिशिएंट बोलते हैं इनको। तो ये बाय डेफिनेशन आता है। अब एक बार ये इक्वेशंस मिल गए हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। ओके, तो अब इसमें से अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बस बाय डेफिनेशन हम लोग जाएंगे, मतलब सोच करके कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, अगर ये है तो वैसा हो रहा होगा करके, ऐसा अजम्पशंस बेसिस पे भी इसको सॉल्व करना है। तो व्हेन द मीडियम in the transmission path between antennas A and B is bilateral, such that the reciprocity relations hold, the transferring impedance impedances Z12 and Z21 are equal। तो यहाँ अभी हम लोग कह रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी रिलेशंस होल्ड करता है। रेसिप्रोसिटी रिलेशन होल्ड करता है मतलब आपका, अगर आप कोई ट्रांसमीटर रखे हो, सेम एंटेना, और यहाँ रिसीवर रखे हो, तो ट्रांसमीटर से अगर आप कुछ चीज़ सेंड करो और यहाँ पे रिसीव करो, और आप इनका पोजीशन चेंज कर दो, अब आप यहाँ ट्रांसमीटर रखे हो और यहाँ रिसीवर रखे हो, और फिर आप यहाँ से ट्रांसमिट करो और यहाँ रिसीव करो, तो आपको सेम रिसेप्शन होगा। तो ये इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे रेसिप्रोसिटी रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो आपका मीडिया रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप अगर वेव भेजते हो तो जितना भेजते हो उतना रिसीव होता है, और सिमिलरली आप अगर जिधर से रिसीव कर रहे थे वहां से ट्रांसमिट करो, और फिर तो जहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हो वहां रिसीव करो, और तो सेम ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो आपका रेसिप्रोसिटी रिलेशंस होल्ड कर रहा है। तो रेसिप्रोकल है मीडिया, इधर से भेजो या उधर से भेजो बराबर ट्रांसमिट रिसीव होता है। तो हम लोग अभी ये डिफाइन किया कि हम लोग जिस भी मीडियम जहाँ पे भी हैं वहाँ रेसिप्रोसिटी रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो Z12 जो बीच में यहाँ पर कोई दिख रहा है, ये इसका जो वैल्यू है या फिर जो ट्रांसमिट हो रहा है, अगर Z12 क्या केस है, Z12 केस है जब आप वन से सॉरी जेड पहले Z21 देखते हैं। Z21 वो केस है जब आप वन से ट्रांसमिट करो और टू में रिसीव करो वाला केस होता है ये। जब ऐसे 21 लिखते हैं या फिर XY लिखते हैं, तो Y से ट्रांसमिट करते हैं, X में रिसीव करते हैं, तो ZXY वाला केस है, ठीक है। तो ये आपका, अगर सिस्टम रेसिप्रोकल है तो ZXY ZYX के इक्वल हो जाएगा। तो रेसिप्रोसिटी रिलेशन के हिसाब से हम लोग अभी कह सकते हैं कि Z12 और Z21 इक्वल है। एक इम्पॉर्टेंट
ऑब्जर्वेशन हो गया। और अंडर नॉर्मल circumstances, the transmit and receiving antenna are separated by very large distances, and the coupling impedances are negligibly small as far as the reaction on the transmitting antenna owing to scattering by the receiving antenna is concerned. ओके, तो काफी लंबा एक चीज लिख दिया गया। ये कह रहा है कि अगर जो ट्रांसमिट रिसीव एंटेना जो है वो फार फील्ड में है और वो दोनों बहुत डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये अगर सिग्निफिकेंट है तो ये Z21 और Z12 का जो वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये यूजुअली नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, दे आर नेग्लिजिबली स्मॉल, स्पेशली ट्रांसमिट एंटेना की कंडीशन में। तो ट्रांसमिट एंटेना के केस में ये जो Z12 है ये बहुत स्मॉल होगा। तो वहाँ पे जब हम लोग ट्रांसमिट एंटेना के लिए सॉल्व करेंगे तो Z12 क्योंकि बहुत स्मॉल है हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बट रिसीव एंटेना के केस में, क्योंकि रिसीव एंटेना का जो भी पावर है ये Z12 या Z21 की वजह से ही आ रहा है, तो उस केस में इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उस केस में अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो उसका मतलब है कि कोई कपलिंग ही नहीं है। ट्रांसमिट एंटेना के केस में हम लोग मान सकते हैं कि ये बहुत छोटा है तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ट्रांसमिट एंटेना का पावर ये V1 सोर्स से आ रहा है, बट रिसीव एंटेना का जो पावर है ये Z12 सोर्स से आ रहा है। तो इन द लिमिट R टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट Z12 R इन्फिनिटी पे 0 हो रहा होगा। तो इस केस में अगर हम लोग ट्रांसमिट एंटेना का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहेंगे तो उस केस में अगर हम लोग ये पार्ट जो देखेंगे तो ये Z12 क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। अब 0 हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सर्किट है उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। So the parallel arm of the T network is almost short circuit, and the impedance coefficient Z11 and Z22 are nearly equal to the input impedance ZA and ZB of the isolated antennas A and B in the transmitting mode. तो ट्रांसमिट एंड मोड के केस में क्या होगा कि Z12 को 0 कर देंगे तो हमें एक शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा। और अगर हम लोग ट्रांसमिट एंटेना का जो इम्पिडेंस है उसको ZA बोल रहे हैं तो ZA इज इक्वल्स टू Z11 मिल जाएगा। और अगर रिसीव एंटेना का जो इम्पिडेंस है उसको ZB बोल रहे हैं तो ZB इज इक्वल्स टू Z22 मिल जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन होगा हमारे केस में। तो अभी ट्रांसमिट एंटेना का इक्विवेलेंट सर्किट नेक्स्ट स्लाइड में है वो देखते हैं। तो ये हमने देखा कि ट्रांस अभी हम लोग ट्रांसमिट वाले साइड को हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। ट्रांसमिट वाले साइड में Z12 0 कर दिए, Z12 0 कर दिए तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सर्किट है वो ऐसा दिखेगा। तो इस केस में हमारे पास V1 है, I1 है और यहाँ इम्पिडेंस Z11 है। तो हमने बोला था ना इनपुट इम्पिडेंस इनका रेशियो होता है। तो इनपुट इम्पिडेंस जो है विच इज इक्वल टू ZA, हम लोग उसको डिफाइन कर रहे थे, तो ZA इज इक्वल्स टू Z11 आ जाएगा। सर्किट एट द ट्रांसमिटिंग एंड ऐसा हो गया। एक वोल्टेज सोर्स है और उसको एक इनपुट इम्पीडेंस दिख रहा है Z11, और Z12 बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल था तो हम लोग उसको इग्नोर कर दिए। और फिर रिसीविंग वाले एंड पे क्या होगा, Z12 पे जो भी वोल्टेज इंसिडेंट हो रहा है उसको VOC बोलेंगे। तो और जो Z22 है उसको हम लोग ZG बोल देते हैं या ZB बोल देते हैं। तो जो इस केस में जो इनपुट इम्पीडेंस आ रहा है रिसीविंग एंटेना के लिए दैट इज इक्वल टू ZB इज इक्वल्स टू ZG इज इक्वल्स टू ZG। Zin is equals to ZB is equals to ZG, which is also equal to Z22। तो ये हमारा ट्रांसमिटिंग वाले केस में आ, ये ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1, ये वाला सर्किट के लिए इज इक्वल्स टू ZA इंटू I1। तो Z11 इक्वल टू ZA ऐसा हमें ऑब्जर्व भी हो रहा है। तो ट्रांसमिट के केस में हमें ये मिल गया, Z12 को 0 किया हमने और V1 is equal to Z11 I1 equal to ZA I1। The coupling from transmitting antenna to receiving antenna, however, cannot be neglected since it is through this coupling that the latter extracts energy from the EM wave।
तो इस रिसीविंग केस में अगर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट ले लेते हैं, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इधर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस चीज़ में कोई सोर्स ही नहीं बचा, यहाँ पे कोई पावर ही नहीं रिसीव हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस Z12 को 0 नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक पोटेंशियल पे फिक्स रखेंगे। एक जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज है, उसको यहाँ डिनोट कर देंगे VOC बोल के, ठीक है? तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो भी यहाँ पे रिसीव हो रहा है, वो मिल गया हमें। अब ये इसको यहाँ डिनोट कर दिए हम लोग। तो अभी यहाँ पे भी एक सोर्स आ गया है, तो अब सोर्स को कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी होगा, और जो एंटेना, इस एंटेना का भी जो इम्पीडेंस है उसको ZG बोल देंगे, और ये ZL हमारा जो लोड इम्पीडेंस था। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे, और थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से जो इस लोड के अक्रॉस थेवेनिन थ्योरम लग रहा है, और उससे हमने जो ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहा है वो ये से कॉरेस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है। और एक इंटरनल इम्पीडेंस ZG निकालने की कोशिश करेंगे, ZG का वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन सारे इम्पीडेंसेस के टर्म्स में। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट जो रिसीविंग एंड में है, उसके लिए हम लोग अभी ZG का वैल्यू निकालेंगे। तो तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो V1 सोर्स है, ये V1 सोर्स के वजह से जो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है, तो ये Z12 डिवाइडेड बाय ये Z11, क्योंकि ये वाला वैल्यू नेग्लिजिबल है इस केस में, तो Z12 डिवाइडेड बाय Z11 टाइम्स V1। तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है वो निकाल दिए, जो ये KVL KCL से आया हुआ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ निकालोगे आप इसके इस लूप में, तो ये भी इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालिए, तो पहले आप करंट निकालोगे, I निकालोगे। I1 निकालने के बाद आप Z12 इंटू I1 करोगे, तो I1 आपका जो है वो Z12 बाय Z11 है। हम्म, अच्छा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो पावर वोल्टेज डिवीजन के हिसाब से, तो Z12 इंटू V1 डिवाइडेड बाय जो टोटल इम्पिडेंसेस है, तो Z11 प्लस Z12 माइनस Z12, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे हम लोग ये थेवेनिन थ्योरम से। इस ये वाला जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, और ये जनरेटर इम्पीडेंस निकालने के लिए अब वो जो थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, और ZL के अक्रॉस इम्पीडेंस निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल वाला फॉर्मूला इधर लगेगा, और फिर उनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग ये इस ZL के अक्रॉस, ठीक है? तो आप ये ट्राई करना, थेवेनिन थ्योरम ये ZL का क्रॉस निकालना है, थेवेनिन अक्रॉस ZL। तो आपको ये यहाँ जो Z12 के अक्रॉस जो ये वोल्टेज मिलेगा, और ये ZG जो इम्पीडेंस है वो मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ZL का क्रॉस थेवेनिन थ्योरम लगाना है, बस आपको इतना याद रखना है। क्योंकि आप लोग बहुत रिसेंटली पढ़े होगे, तो आप ये ज़्यादा जल्दी कर लोगे एज कम्पेयर टू मेरे जो भी इस चीज़ का डेली यूज़ में नहीं है। तो ZL के अक्रॉस हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगा के ये वोल्टेज और ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे नोट कर लिए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, हमने इम्पीडेंस मैट्रिक्स के लिए ये इक्वेशंस लिखे, V1 V2 Z11 Z21 Z12 Z22 के लिए। लार्ज डिस्टेंस के केस में हमारा Z12 0 हो रहा है ट्रांसमिटिंग वाले साइड में, तो हमने उसके लिए शॉर्ट सर्किट किया। उसके बाद हम उससे हमें ये रिलेशनशिप मिल गया, V1 इज इक्वल टू Z11 I1, तो ZA हमें हमारा Z11 मिल गया। ZL का क्रॉस थेवेनिन थ्योरम लगाया, तो हमें
जो इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना था वो निकाला, और ये Z12 के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, और ZL के अक्रॉस हमने ये इम्पीडेंस निकाला थेवेनिन थ्योरम से। ठीक है, तो अब हमें ये VOC और ZG मिल गया है। Because of weak coupling, we conclude that the equivalent generator internal impedance ZG for antenna B in the receiving mode is approximately equal to its input impedance when it is of the transmitting mode. अब वीक कपलिंग है, तो हम लोग यहाँ पे बोले थे ना Z12, यहाँ पे तो हमने जीरो कर ही दिया था। अब एनीवेज जो भी डिस्टेंस आता है, Z12 का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है ना, अब बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और उस स्मॉल वैल्यू को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बड़ा वैल्यू से डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये अब इसको इग्नोर कर सकते हो, ये आपका इसको जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जो ZG है दैट विल बिकम इक्वल टू Z22, ZG विल बिकम इक्वल टू Z22, विच जो हम लोग बोल सकते हैं जो रिसीविंग एंटेना का जो इनपुट इम्पीडेंस है ZB, वो उसके इक्वल हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना है। Z12 बहुत स्मॉल है, उसको स्क्वायर करके एक बड़ा वैल्यू से डिवाइड किया तो नेग्लिजिबल हो गया, तो उसको हम लोग हटा दिए। तो व्हेन एंटेना बी इज रिसीविंग, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज V2 है, इट कैन बी गिवन एज -I2 इंटू ZL। यहाँ पे ये जो V2 वोल्टेज है, ये I2 करंट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट कैन बी गिवन एज I2 इंटू ZL, और माइनस साइन को ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्शन करंट का दूसरे तरफ है। तो I2 इज इक्वल्स टू, और जो ये 1198 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग I2 निकालेंगे, तो I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V2 का एक्सप्रेस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -I2 ZL इज इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। I2 इज इक्वल्स टू Z21 डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन जो भी है, ये आ जाएगा आपको। तो 1198 में V2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे आप पुट करोगे V2 इज इक्वल्स टू -I2 ZL, और फिर सॉल्व करोगे तो 1198 आपको ये एक्सप्रेशन देगा। तो आपको अब I2 मिल गया है I1 के टर्म्स में। एक बार ये आपको I2 मिल गया I1 के टर्म्स में, और आपको पता है V2 इज इक्वल्स टू -I2 टू ZL है। तो अब आप जो टाइम एवरेज पावर है ZL के अक्रॉस वो निकाल सकते हो। हमारा गोल यही रहा है कि हम लोग, अभी इंटरनल इम्पीडेंस निकल गया है, अभी हम लोग पैटर्न को डिस्क्राइब करना है, तो हमें पावर लिख देना होगा। तो उसके लिए हम लोग पावर निकालने के लिए अभी ये V2 एक्सप्रेशन मिल गया, I2 एक्सप्रेशन मिल गया, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो ये आ जाएगा। ये आप ऐसे डरना नहीं है, इसको आप बस देख लो कि V2 है, यहाँ पे V2 में क्या था, I2 इंटू ZL था, तो यहाँ पे I2 इंटू I2 कॉन्जुगेट इंटू ZL हो गया, और रियल पार्ट लगा, तो ये 2 का 2 इधर से आ गया है। तो और आपको पता है कि A इंटू A कॉन्जुगेट अगर आप करोगे तो दिस बिकम्स इक्वल टू मॉड A स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो इसमें जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यहाँ पे V2 की जगह I2 डाला, और I2 की जगह ये एक्सप्रेशन डाला, तो I2 स्क्वायर आया था, और I2 के अंदर फिर I1 का वैल्यू डाल के सब करेंगे, तो इसका I2 स्क्वायर का मॉड आ गया इंटू ZL। तो ये I1 का स्क्वायर का मॉड ले लिए, और फिर ये जो इम्पीडेंस वाला पार्ट है उसका मॉड का स्क्वायर ले लिए, और ये रियल, तो इसमें केवल ये जो रियल फंक्शन बचेगा वो ZL पे लगेगा, यहाँ पे जो ZL है उस पे। तो ये आपको पावर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा इस तरीके से। एक बार यहाँ पे पॉज करते हैं, ये पावर एक्सप्रेशन तक पहुंचने में अगर आप किसी को डाउट हुआ है तो। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये एक्सप्रेशन, ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमने दो केसेस सॉल्व किए। पहला वाला केस में हमने देखा कि V1 इक्वल टू Z11I1 मिल जाता है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन। सेकेंड वाले केस में हमने यहाँ पे क्या किया कि ZL के अक्रॉस थेवेनिन लगाने की कोशिश किया, और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे VOC हमने निकाला, इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे
जनरेटर इम्पीडेंस निकाला और हमने बताया कि जनरेटर इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z22 इक्वल टू ZB आता है। तो ये रिसीविंग केस, ये ट्रांसमिटिंग केस, और अब हम लोग पावर निकाल रहे हैं। तो पावर निकालने के लिए हमने ये I2 करंट निकाला है जो इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ZL के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, और ये वोल्टेज V2 था। V2 को हमने I2 के अगेन टर्म में लिखा, क्योंकि और हम लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि I1 ही जो हमारा करंट है ये हमारे हमें नोन है, क्योंकि ट्रांसमिट एंटेना को दे रहे हैं हम लोग। तो I1 के टर्म्स में हम लोग ये सब कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, और जो इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके टर्म में, जेड के टर्म में चीज़ें लिखे हैं। तो अभी हमें पावर मिल गया। में से किसी को कोई डाउट? मे बी थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया होगा अभी जितना सारा डिस्कशन हुआ है। ये शुरू से याद रखना है कि हमने ये टू कपल्ड एंटेना का सिस्टम डिजाइन किया था, ऐसा कि ए और बी आपस में ट्रांसमिट कर रहे हैं, और इस ए और बी में हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग टी नेटवर्क से रिप्रेजेंट किए हैं, नेटवर्क थ्योरी से। टी नेटवर्क को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि Z12 का वैल्यू, जेड पहले बोला हमने कि Z12 इज इक्वल्स टू Z21 रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। उसके बाद हमने बोला कि Z12 का वैल्यू बहुत छोटा है, और उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड सर्किट को सॉल्व किया, क्योंकि हमने Z12 को शॉर्ट सर्किट बना दिया, और हमें ट्रांसमिटिंग एंड का इक्वेशन सर्किट मिल गया। अब रिसीविंग एंड के लिए हमने क्या किया, थेवेनिन थ्योरम लगाया, ZG और VOC निकाला। आपको बस याद रखना है ZG और VOC निकालना है हमें, और ये निकालने के बाद हमें रिसीविंग एंड का इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। एक बार ये दोनों सर्किट्स मिल गए तो हमारा हमारा इंटरनल इम्पीडेंस भी निकल गया। पहले वाले केस में ZA इक्वल टू Z11 आ गया, सेकंड वाले केस में ZG या ZB इज इक्वल टू Z22 आ गया। इसमें ऑल्दो ZG हमारा इक्वल डायरेक्टली इक्वल टू Z22 नहीं आया था, बट हम लोग देख रहे हैं कि Z12 बहुत छोटा है, तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है टर्म है, ये इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो ZB इक्वल टू Z22 आ गया, इतना आ गया। अब डायरेक्शनल पैटर्न के हम लोग पावर निकाल रहे हैं। पावर निकालने के लिए पावर क्या होता है, वोल्ट हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेट। और अब क्या, V2 और I2 ना दोनों ही हमारे जो है वैल्यूज वो रिसीविंग एंटेना में डेवलप हो रहे हैं, वो हमें नोन नहीं है। नोन क्या है, I1, जो I1 करंट है जो हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटेना में दे रहे हैं वो नोन है हमें। तो इस करंट के टर्म में हमें जो V2 है और I2 को लिखना है। I2 को हमने I1 के टर्म में लिख दिया, V2 को हमने I2 के टर्म में लिख दिया, क्योंकि I2 हमें I1 के टर्म में नोन है। उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये टोटल करंट जो है, लोड पे जो पावर है वो मिल गया हमें। तो हमें अभी लोड पे पावर मिल चुका है। और अगर हम लोग ये सब इस जो पोजीशन है 1 से अगर 2 पे मूव कर रहे हैं, तो इस केस में चेंजेस क्या हो रहे हैं, अगर हम लोग थीटा और फाई के टर्म में डिफाइन करें, अगर ये पहला हमारा ये थीटा 1 और फाई 1 लोकेशन था, और हमने फिर से ये जो एंगल मूव करके पहुंचे ये थीटा 2 और फाई 2 मूव किया है, तो उस केस में हम लोग इस रिलेशन को बहुत जनरल तरीके से लिख देते हैं। तो थीटा 1, और क्या है, हमने बोल दिया कि हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में भी जो पावर ट्रांसफर हुआ था PL, थीटा 1 फाई 1 के केस में, और जो सेकेंड
Excuse me, sir. Please unmute yourself. ओह ओह सॉरी, ये सारा डिस्कशन मिस हो गया नहीं। Yes, I'm sir. I'm so sorry. Let me just end this thing. इसको थैंक यू सो मच। हम लोग काफ़ी डिस्कशन मिस कर दिए। मे बी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कवर हुआ था ना, जेड जी निकाला था हमने। ओके, तो हम लोग वापस से कवर कर लेते हैं कि तो पहला केस में हमने क्या किया था कि V1 अभी हमारे क्या है कि हमारे पास ये ऐसा सिस्टम था ना, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी मूव करके जा रहा है पोजीशन 2 में, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे बी जा रहा है, और हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है इनके केस में। और हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम से कहा है कि Z12 इज इक्वल्स टू Z21। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें पता है। और हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और हमने बोला कि कपलिंग बहुत लो है, तो Z12 क्या है, ये दिस इज 0, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ट्रांसमिट के केस में हमें ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। अगर ये और ये इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं जो ZA है, ZA इज इक्वल्स टू Z11 इज इक्वल्स टू V1/I1। जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये लिमिट पे 0 हुआ और हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद सेकंड केस में हम लोग रिसीविंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं। रिसीविंग के लिए हमें Z12 को 0 नहीं कर सकते हैं, कुछ फाइनाइट करना है। तो Z12 के लिए हम लोग अगर यहाँ पे वोल्टेज निकालने जाएंगे, Z12 का क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू जो टोटल वोल्टेज V1 है टाइम्स जो भी ये वोल्ट इम्पीडेंस है Z12 डिवाइडेड बाय जो इनका सम है, तो Z11 माइनस Z12 प्लस Z12, ये कट जाएगा, तो V1 टाइम्स Z12/Z11। तो ये हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा V1 के टर्म में। तो ये वोल्टेज मिल गया हमें। अब ZL के अक्रॉस हमें जनरेटर इम्पीडेंस निकालना है, ZG निकालना है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे अभी। तो ZG निकालना है, ZG निकालने के लिए हम लोग अ, जो सोर्स थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। तो ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये ZG का वैल्यू ऐसा मिलेगा हमें। अब ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया है, ZG मिल गया है, तो हमें रिसीविंग एंटेना का इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। अब एक बार ये मिल गया है, तो अब इसमें देखोगे आप, तो ZG इज इक्वल टू Z22 इंटू माइनस ये टर्म आया हुआ है। अब इसमें Z12 क्या है, ये बहुत छोटा है, और उसका हम लोग छोटा वैल्यू का स्क्वायर कर दिए और उसको एक बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड कर दिए। ये पूरा जो चीज़ है ना, ये गायब हो गया। तो ZG इक्वल टू Z22 आ गया, और जो कि विच इज इक्वल टू हमारा रिसीविंग एंटेना का इनपुट इम्पिडेंस ZB। यहाँ तक हम लोग इंटरनल इम्पिडेंस वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं दोनों ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन इंटरनल इम्पिडेंसेस का हो गया। तो हमें पता चला कि ZA इज इक्वल टू Z11, ZA इक्वल टू Z11, ZB इज इक्वल टू Z22। ये मिल चुका है इंटरनल इम्पिडेंसेस। अब हमें डायरेक्शनल पैटर्न देखना है। अब डायरेक्शनल पैटर्न देखने के लिए हमें क्या है ना कि इस पूरे चीज में अब जो ZL पे जो भी करंट और वोल्टेज है, वो निकालने से हमें पावर मिल जाएगा जेड रिसीविंग एंटेना के लिए। बट I2 और V2 जो है, जो रिसीविंग एंटेना पे है, दैट इज अननोन हमारे लिए। नोन क्या है, ये I1 का वैल्यू, I1 जो करंट है हमारे पास। तो I1 करंट के टर्म में हम लोग I2 और V2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप ये इम्पीडेंस मैट्रिक्स वाला जो सेकंड एक्सप्रेशन है, V2 इज इक्वल टू Z21 I1, Z22 I2 से निकालोगे, और एंटेना बी पे जो भी क्या वोल्टेज लिख सकते हो, V2 इज इक्वल टू माइनस I2 ZL। ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग V2 के क्रॉस जो भी करंट और वोल्टेज है, तो V2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे 1198 में, अगर यहाँ पे आप V2 इज इक्वल टू माइनस
I2 इंटू ZL, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे तो आपको I2 इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन मिलेगा। I2 को I1 के टर्म में लिख दिया हमने, यहाँ पे I2 को I1 के टर्म में लिख दिया, यहाँ V2 को I2 के टर्म में लिख दिया। तो हम लोग एसेंशियली कह सकते हैं कि V2 को हमने I1 के टर्म में लिख रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V2 मिल गया, I2 मिल गया, पावर निकालेंगे हम लोग। तो आप देखो कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे अभी I2 निकाल लिया है, यहाँ पे ये I2 मिल चुका है। V2 भी हमें डिफाइन किया हुआ था, I2 V2 मिल गया। तो अब हम लोग पावर लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू V2 इंटू I2। V2 का एक्सप्रेशन यहाँ पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, V2 इंटू I2 कॉन्जुगेट है ना। अब इसके अंदर हम लोग दिस इज इक्वल्स टू माइनस I2 ZL इंटू I2 का कॉन्जुगेट, I2 इंटू I2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ZL इंटू I2 का मॉड, उसका स्क्वायर। और इस पूरे चीज पे क्या रियल फंक्शन लगा हुआ है, हाफ टाइम्स रियल फंक्शन। दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ टाइम्स I2 का होल स्क्वायर इंटू रियल पार्ट ऑफ ZL। अब I2 का मॉड है, अब I2 का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस Z21 बाई Z22 प्लस ZL इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I2 का मॉड का होल स्क्वायर इनटू रियल पार्ट ऑफ ZL। अब आगे में हाफ। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें, क्या रिसीव पावर मिल गया लोड पे क्या पावर रिसीव हो रहा है। तो एक बार यहाँ पॉज करते हैं, बीच में म्यूट हो गए थे, उसके लिए बहुत ही अपॉलॉजीज। इसमें से कोई डाउट है क्या किसी को, तो आप पूछ सकते हो। रीइटरेट करने के लिए हमने ये कपल्ड एंटेना सिस्टम डिफाइन किया। इस कपल्ड एंटेना सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डिफाइन किया। इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमने ट्रांसमिटिंग केस के लिए एक सर्किट बनाया, रिसीविंग सर्किट के लिए केस बनाया। ट्रांसमिटिंग केस में हमने क्या किया, Z12 को 0 रखा था, तो ये 0 हो गया। रिसीविंग केस में हमने उसको एक फाइनाइट वोल्टेज की तरह रिप्रेजेंट किया। थेवेनिन थ्योरम के थ्रू हमने ये ZG जनरेटर इम्पीडेंस निकाला। ये वोल्टेज हमने केबल KCL से निकाल लिया। हमारे पास जो नोन है केवल वो I1 है, तो I1 के टर्म्स में हम लोग I2 और V2 को रिप्रेजेंट किए। अब ZL के अक्रॉस हम लोग पावर निकाल रहे हैं, तो ZL के अक्रॉस ये पावर निकाल लिया हमने I1 के टर्म्स में, और ये जो Z पैरामीटर्स है उनके टर्म में। तो हमें पावर मिल चुका है। ठीक है, अब पावर मिल चुका है तो हम लोग ये जो पावर मिला था दैट वाज पहला केस के लिए। पहले केस में अगर हम लोग बोलते हैं ये θ1 φ1 था, और सेकंड केस में हम लोग बोलेंगे अगर ये θ2 और φ2 का डायरेक्शन में है, तो इस केस में हमारे पास एक Z12 था, इस केस में हमारे पास एक Z12 था, सॉरी Z21 था। इन दोनों केस में Z21 था, θ1 φ1 केस में, उसी θ2 φ2 केस में Z12। तो जो पावर जो ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है, अगर हम लोग ए से ट्रांसमिट कर रहे हैं, बी से रिसीव कर रहे हैं, और ए में I1 करंट दे रहे हैं, और बी में हमारे पास ZL लोड है, और हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं θ1 φ1 से θ2 φ2, तो जो बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। अगर आप पावर का रेशियो लोगे तो केवल जो चेंज हो रहा होगा वो कपलिंग का जो मीडिया है Z21 वो उसका इफेक्ट आ रहा होगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो पावर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब हमारा ट्रांसमिट और ए से ट्रांसमिट कर रहे, बी से रिसीव कर रहे, और आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के हिसाब से आप जब कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रेशियो है, और हमें पता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि Z21 इज इक्वल्स टू Z12। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हमें ये पता है। तो अगर इस केस में अगर केसेस ये अगर पलट जाए, अगर ये हमारा ए ट्रांसमिट कर रहा था, बी रिसीव कर रहा था, बी पे हमने ZL लोड लगाया था, ए पे हमने I1 करंट लगाया था, तो ये रेशियो ऐसा है। बट अगर अगर हम लोग ए रिसीव करें और हम लोग ए पे अब ZL लोड लगा दें,
बी ट्रांसमिट करे और बी पे हम लोग I1 करंट देते हैं, तो हमें तो उस केस में क्या आएगा कि Z21 हमारा Z12 से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें ये PL θ1 PL θ2 इसका जो रेशियो है दिस विल बिकम इक्वल टू Z12 θ1 डिवाइडेड बाय Z12 θ2 का मॉड का स्क्वायर। तो ये ऐसे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि Z12 इक्वल टू Z21 का केस है, तो इसका मतलब है कि अगर जो पावर है वो सेम ही रिसीव हो रहा है। तो अगर ए ट्रांसमिट करता है विथ I1 करंट और बी रिसीव करता है विथ ZL लोड, तो जो पावर है वो PL रहता है। और सिमिलरली अगर बी ट्रांसमिट करता है विथ I1 करंट और ए रिसीव करता है विथ ZL लोड, तो पावर सेम रहता है। तो और ये सेम क्यों रहता है, क्योंकि Z12 इज इक्वल्स टू Z21, क्योंकि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम से होल्ड करता है। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि डायरेक्शनल पैटर्न फॉर ए इज इक्वल्स टू पैटर्न फॉर बी। ये इन्फरेंस है। इस चीज के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, डायरेक्शनल पैटर्न निकाल रहे थे। तो अगर ये फिर से हम रिटरेट करते हैं कि अगर ए ट्रांसमिट करता है, बी रिसीव करता है, तो PL पावर है। बी ट्रांसमिट करता है, ए रिसीव करता है और सेम करंट एंड लोड, तो फिर तो भी PL ही पावर रिसीव होता है, क्योंकि Z12 इज इक्वल टू Z21। तो इसका मतलब है कि अगर ए के लिए जो पैटर्न है वो बी के लिए भी पैटर्न है, क्योंकि सेम पावर ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्रोकल सिस्टम के लिए यही इंपॉर्टेंट था। अब इसमें से अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई गेस इसके बाद या तो फिर अगले क्लास में हम लोग इफेक्टिव एरिया और बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखेंगे। किसी को कोई डाउट है इस चीज़ में? अदरवाइज हम लोग क्लास एंड कर सकते हैं। ओके, तो आप ये जो भी है नोट्स और स्लाइड्स ये शेयर हो जाएगा, आप एक बार रीड करना, शुड बी क्लियर। और ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी से हमने ऑब्टेन किया कि ए और बी के जो डायरेक्शनल पैटर्न होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफेक्टिव एरिया और बैक स्कैटर क्रॉस सेक्शन देखेंगे, और उसके बाद हमारा रिसीविंग एंटेनास मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड वेरी सॉरी फॉर वो जो म्यूट रह गए थे कुछ समय के लिए, बट हमने तो सारी चीज़ें कवर कर दी जो भी मिस हुआ था। Excuse me, sir. यस, I have a question. यस, यस, प्लीज। What factors influence the internal impedance of the receiving antenna? ओके, it's a very good question. The factors that receive that affect the internal impedance, इनमें जो इंटरनल इम्पिडेंस वाला जो पैरामीटर है ना, ये बेसिकली हमारे अभी हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ट्रांसमिट एंटेना के लिए जो भी इंटरनल इम्पिडेंस है दैट इज सिमिलर टू द रिसीविंग एंटेना, अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट इसको क्लियरली बताने के लिए, आप अगर एक एंटेना है आपके पास, ओके, यू हैव एन एंटेना, उसको आप या तो ट्रांसमिट में रिसीव कर सकते हो, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो, या रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ट्रांसमिशन के केस में हम लोग उसको Z11 बोल रहे हैं, या फिर जो वोल्टेज बाय करंट का एक्सप्रेशन आता है उससे दिखा रहे हैं। रिसीव के केस में भी इसको Z22 बोल रहे हैं, या वोल्टेज बाय करंट दिखा रहे हैं। तो आप अगर ट्रांसमिशन के केस में अगर आप उसका इंटरनल इम्पीडेंस निकाल लो, अगर उसका आप ट्रांसमिट के केस में निकालो, तो आपको सेम ही इंटरनल इम्पीडेंस रिसीव के केस में मिलेगा, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि
ये सिस्टम रेसिप्रोकल है तो इंटरनल इम्पीडेंस सेम होंगे। बट अगर आप रिसीव के केस में अगर आप एग्जैक्टली निकालने जाओ तो आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा। जेड जी का अगर आप जब एक्सप्रेशन निकालने गए थे तो Z22 और ये Z12 और Z1 ये सारे टर्म्स दिखेंगे। इनमें क्या है, इनमें आपको एक Z12 वाला टर्म दिखेगा विच इज डिपेंडेंट अपॉन जो कपलिंग हो रहा है। बट ये बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एसेंशियली अगर आप देखोगे तो एंटेना का जो डिज़ाइन है, एंटेना का आपका जो फिजिकल पैरामीटर्स है कि आपने कैसे उस पे कैसे उसको बनाया, वो ही डिटरमाइन करता है। मान लो अगर आप एक पैच एंटेना बना रहे हो, पैच को आप जो फीड दे रहे हो, इस फीड का लोकेशन और जो फिजिकल डायमेंशंस है एक्चुअली तो वो डिटरमाइन करते हैं। बट क्योंकि उसके बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि इस पे करंट कैसा बन रहा है। तो मेटा लेवल पे अगर हम लोग बोलेंगे तो जो इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस ट्रांसमिट या रिसीव के केस में, आइदर केस में उस पे जो वोल्टेज आप दे रहे हो वर्सेस जो करंट आपका उस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये जो डिटरमाइन होता है ये फिजिकल पैरामीटर्स आपने एंटेना कैसे डिजाइन किया उस पर डिपेंड करता है। और रिसीव के केस में आपका जो कपलिंग है, कितना कपल हो रहा है, अगर आप कपलिंग को नेग्लेक्ट कर दोगे तो सेम हो जाएगा। कपलिंग अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिर कितना आपका जो इंसिडेंट हो रहा है वेव वो भी इफेक्ट करेगा। कुछ क्लियर हुआ या फिर उसको किसी और तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें? हाँ सर, क्लियर हुआ। और वो एनवायरमेंट फैक्टर्स जो है वो भी अफेक्ट करते हैं ना रिसीविंग एंटीना एंटीना को। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर आपका जो ट्रांसमिट और रिसीव एंटेना है, या फिर जो आपका जो भी ट्रांसमीटर आपका रिसीव एंटेना के अगर बहुत पास है, तो जो कपलिंग होगा ना ये Z12 ये फाइनाइट हो जाएगा। मतलब इसका उसका वैल्यू इफेक्ट करना शुरू करेगा। बहुत दूर है तो इफेक्ट नहीं करता, पास है तो वो इफेक्ट करेगा। तो आपका रिसीविंग एंटेना का जो इनपुट इम्पेडेंस है, इंटरनल इम्पेडेंस है, वो चेंज होगा। बट और अगर वो दूर है तो फिजिकल डायमेंशन पे ही डिपेंड करेगा जो एंटेना आपने बनाया है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का। और सर वो ग्राउंड प्लेन पर हुआ तो। एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे आप क्या, कि ग्राउंड प्लेन पे हुआ इससे क्या मतलब हुआ, क्या समझाना चाह रहे हो? अगर वो मोनोपोल एंटीना हुआ तो वो अच्छा, रिफ्लेक्टर एक्ट करेगा क्या? नहीं उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो मोनोपोल है या फिर जो आपका एंटेना क्या ग्राउंड है उससे इफेक्ट नहीं होगा। वो आपका एंटेना अपने आप में है, ठीक है। आपने जो भी मोनोपोल के यहाँ पे ग्राउंड अगर लगा दिया है या फिर आप डाइपोल ले रहे हो, तो अगर ये आपका जो भी ट्रांसमीटर है वो दूर कहीं दूर है, उससे जो भी प्लेन वेव आ रहे हैं, तो आपका Z12 या Z12 जो भी वैल्यू है वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर पास ले आओगे ना, तो क्या है ना कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है आपका रिसीवर पे, वो खराब होना शुरू होगा या फिर कुछ भी चेंजेस शुरू होंगे, तो वो इफेक्ट करेगा। अदरवाइज ये जो Z22 टर्म है, जो आपका रिसीविंग एंटेना का टर्म है, ये आपका एंटेना का डिजाइन पर डिपेंड करता है कि आपने एंटेना कैसा बनाया है। ये इरिस्पेक्टिव है कि आपका रिसीवर किधर है या कैसा है। Z12 टर्म है, दिस इज योर एनवायरनमेंट, जैसा आपने बोला, एनवायरनमेंट या कपलिंग। ओके सर। और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी वो निर्भर है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आप ये जो Z12 ये जो सारे Z वाले टर्म है, ये सब कुछ आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होते हैं, क्योंकि किसी फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि सब कुछ जो टर्म है ये सारे लैम्डा के टर्म में आप बोलोगे ना। जैसे आप बोलोगे Z12 जो है 2 लैम्डा के हिसाब से कुछ वैल्यू आएगा, या 1 लैम्डा के हिसाब से। बट ये जो लैम्डा अगेन ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टर्म है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो लैम्डा चेंज होगा, तो ये Z12 वाले या Z21 ये Z पैरामीटर से ही भी चेंज हो जाएंगे। तो हाँ, ये सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है। ओके सर, लिखते थैंक यू वक्त भी सर। आप टाइम अलग अलग समय पे देखोगे कि ये A+J ओमेगा पी समथिंग ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो ओमेगा के टर्म्स दिख रहे होंगे। ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी ही है। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। और किसी को कोई क्वेश्चन?
आज का क्लास में हम लोग 2 कपल एंटेना के लिए ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट किए। इस स्पेशल अरेंजमेंट के लिए हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। इक्विवेलेंट सर्किट से हमने 2 इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाए ट्रांसमिट और रिसीव केस में। एक में हमने यहाँ पे 0 कर दिया इसको, दूसरे में इसको फाइनाइट वोल्टेज लिया और फिर हमने सॉल्व किया। फिर हमने ZL पे पावर निकाला। पावर से हमने बताया कि डायरेक्शनल पैटर्न्स ट्रांसमिट और रिसीव में सेम होते हैं। ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं क्लास। आई गेस आज मैच है शायद आप लोगों का, ये इंडिया पाकिस्तान या पता नहीं इंडिया किसी का तो मैच है, तो आप लोग वो एंजॉय कर सकते हो। अ, ठीक है, तो अगला क्लास आई एम गेसिंग ट्यूसडे या वेंसडे में से होगा। हम कंफर्म कर देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।